हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का पाठ 8 पढ़ेंगे। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, विषुवत रेखीय प्रदेश। तो हम जानते हैं कि हम जिस वातावरण में परिवेश में रहते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ, जीव जंतु और मिट्टी पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जगह किसी तरह की मिट्टी पाई जाती है, किसी तरह की चट्टान, कहीं की जलवायु ठंडी है, कहीं की गर्म है ना। मौसमी दशाएं, वनस्पतियां भी, पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के मिलते हैं, जीव जंतु भी, है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन सब कई जगहों पर ये प्राकृतिक विविधताएं, मतलब अलग अलग तरह के मौसम, जलवायु हमें मिलते हैं। ये सब निर्भर किस चीज़ों पर करते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनके कारण ये विविधताएं पाई जाती हैं, किन वजहों से अलग अलग, कहीं की मिट्टी अलग, कहीं की जलवायु अलग। तो ये वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को ही हम जलवायु कहते हैं। इन सब के प्रभाव से ही जलवायु प्रभावित होती है। कहीं की जलवायु कैसी है, ठंडी है, वो वहाँ के वर्षा, तापमान, आर्द्रता इन सब पर निर्भर करेगी। यदि गर्म जलवायु है तो वहाँ वर्षा कैसी है, तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसी है, वायुदाब कैसा है, इनसे तो जो जलवायु होती है वो इन्हीं सब का सम्मिलित प्रभाव ही जलवायु कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये एक चित्र के माध्यम से, देखिए, हम अच्छे से समझ जाएंगे कि महत्वपूर्ण ताप कटिबंध का ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए, इससे आपको पूरी पृथ्वी में कहाँ कैसा टेम्परेचर है ये समझ में आ जाएगा। और हमने इस पृथ्वी को कितने ताप के आधार पर कितने प्राकृतिक भागों में बांटा है। तो आप देखिए, ये पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि सबसे पहला नंबर दिखाया है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और ये बीच में जो लाइन खींची हुई है 0 डिग्री में, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भू के, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है ये रेखा। तो भूमध्य रेखा से ये ऊपर 23 डिग्री तक, 0 से 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर की तरफ को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री और 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री में जितने भी प्रदेश आते हैं उनको हम कहते हैं विषुवत रेखीय या उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को भी 4 भागों में, मतलब 4 बातें दिखाई गई हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो विषुवत रेखा के आसपास हैं। ये आपको नक्शे से भी दिखाई दिया जाएगा कि विषुवत रेखीय प्रदेश, देखिए आपको ये दिखाई दे रहे हैं जहाँ जहाँ डार्क है वो। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये विषुवत रेखीय प्रदेश हैं। दूसरा है सवाना प्रदेश। तो सवाना प्रदेश क्या है, ये जो थोड़ा बीच के किनारे से हट कर के जो अंदर का एरिया है, ये सवाना प्रदेश है। इसी में आपको मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से 4 भागों में बटा है उष्ण कटिबंधीय। पहले आप इसी को अच्छे से समझ लीजिए। फिर आते हैं दूसरा, उष्ण कटिबंधी के ऊपर 23 डिग्री से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। इनको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण मतलब, ये जो शीतोष्ण शब्द आपका बना है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना, शीत और उष्ण। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। शीतोष्ण मतलब यहाँ गर्मी भी होती है और ठंडी भी पड़ती है, दोनों चीज होती है। जो विषुवत रेखा के पास के क्षेत्र थे वो वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, ठंड बहुत ही कम, गर्मी ही ताप बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं जो इसके ऊपर के, आपको ये गुलाबी कलर से जो दिख रहे हैं, इन सब में ठंडी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। इनके अंतर्गत आते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। अभी हम इनके बारे में एक के बारे में आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पूरा एक जोन को पढ़ लें कि कैसे बांटा गया है। और उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में आपको दिखा रहा है शीत कटिबंधीय प्रदेश।
अब ये शीत कटिबंधी के ध्रुवीय क्षेत्र में है, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, बिल्कुल पृथ्वी के ऊपरी कॉर्नर और निचले कॉर्नर में। तो ये टुंड्रा प्रदेश है और टैगा प्रदेश, इनको दो भागों में बांटा गया, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। अब हम इन क्षेत्रों में कैसी जलवायु है, वहाँ कैसी वनस्पति है, कैसे जीव जंतु हैं, ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपको ये तीन समझ में आ गया, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत कटिबंधीय प्रदेश। अब हम आते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, विषुवत रेखा, विषुवत रेखीय प्रदेश। अब ये क्या होते हैं, देखिए आप मानचित्र हम आपको दिखा रहे हैं विषुवत रेखीय प्रदेश का। इसमें देखिए कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर की ओर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के जो भाग है उसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश। इन सब क्षेत्रों में विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार हुआ है। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे ही क्यों कहते हैं इसको विषुवत रेखीय प्रदेश, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास है। इसलिए इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजान घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट, एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है। ये सब विषुवत रेखीय क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से, अमेजान घाटी, उत्तरी या पश्चिमी तट और अफ्रीका का कांगो घाटी, गिनी तट, पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह। अब हम देखते हैं कि जलवायु यहाँ पर कैसी होती है। तो आप देखिए कि विषुवत रेखीय प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है, अच्छी धूप होती है और दोपहर में क्या हो जाता है, बाद में प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। जहाँ धूप बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, यहाँ बारिश हो जाती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है, बहुत तेज तेज हवाएं यहाँ नहीं चलती हैं। अधिक ताप व नमी के कारण उमस रहती है। यहाँ का जलवायु में क्या रहती है, उमस रहती है, क्योंकि यहाँ ताप भी ज़्यादा होता है, फिर पानी भी बरस जाता है। इस प्रकार यहाँ की जलवायु अस्वास्थ्यकर और कष्टप्रद है। यहाँ की जलवायु ज़्यादा अच्छी नहीं है, रहने के लिए उतनी अनुकूल नहीं है। ठीक है भाई, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ममस रहेगी, उमस रहेगी, वहाँ हमें कैसे अच्छा लगेगा। अब आप ये चित्र भी देख सकते हैं यहाँ जीव जंतु वगैरह के। अब हम देखते हैं कि यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिक गर्मी वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं तथा इतने ऊंचे व घने होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती हैं। मतलब यहाँ पर सदाबहार वन क्या कहलाते हैं, सदा मतलब हमेशा, बहार मतलब हरे भरे रहें। तो ऐसे बन पाते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि कभी कभी पतझड़ आता है, एक समय देखते हैं जब पतझड़ का समय आता है तो पूरे पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, एक साथ ही सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। फिर जब बहार बसंत ऋतु आती है तो सब में नए पत्ते निकल आते हैं जुलाई अगस्त से। तो यहाँ पर जो होता है विषुवत रेखीय प्रदेश में, यहाँ के वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उनके गिरने की, पत्ते गिरने के जो सीजन होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ पेड़ों के गिर गए लेकिन कुछ में हरियाली रहेगी है, और कुछ का जब गिरा तो दूसरे में हरियाली रहेगी। इस तरह से हमको देखने में वो हमेशा हरे भरे लगते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियाँ, खूब घने जंगल होते हैं। यहाँ पर लताएं, झाड़ियाँ, घास, जंगली फूल बहुत सारे रहते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते घबराता है। यहाँ का जंगल जो होता है इतना घना होता है, ऐसे जो लताएं होती हैं आपस में पेड़ों को ही लपटाए रहती हैं कि हाथी को भी रास्ता नहीं मिलता, वो भी सोचता है कि मैं कैसे इधर से उधर निकलूँगा। इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की जो कुनैन की दवाई बनाई जाती है वो यहाँ पर ही, इस तरह के सिनकोना वृक्ष यहीं पाए जाते हैं। इसी से मलेरिया की दवाई कुनैन बनाई जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ जीव जंतु कैसे होते हैं। तो आपने देखा कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं, तो यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत विविध तरह के, बहुत सारे तरीके के हमको जीव जंतु देखने को मिलेंगे। ये देखिए एक चित्र आपका मानेड स्लोथ,
ये गैलेम्पेगोस कछुआ, गिलहरी बंदर, मकड़ा बंदर, तोता, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जीव जंतु की बहुत वैरायटी, बहुत विविधता यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन वनों में पाई जाने वाली सीसी नामक जहरीली मक्खी के काटने से मनुष्य को नींद आने की बीमारी हो जाती है, नींद की बीमारी हो जाती है ना, स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी मक्खी के काटने से? जहरीली मक्खी होती है, उसका नाम है सीसी, जो अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं मानव जीवन। यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। तो यह क्षेत्र वनस्पतियों एवं जीवों से तो भरा पूरा है, इसलिए यहाँ मानव का जीवन आसान व अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर नम एवं गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या कम होती है, कम ही लोग यहाँ पर निवास करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में अमेजॉन, अफ्रीका में जायरे, नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजाति निवास करते हैं। जो दक्षिण अमेरिका की नदियों के पास जो है, वहाँ पर कुछ लोग जनजातियाँ अभी भी निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में क्या कहते हैं? बोरो, और जायरे घाटी में क्या कहते हैं? पिग्मी, और मलाया में इनको कहते हैं सेमांग। ठीक है, ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग छोटे कद वाले, काले रंग के, मोटे मोटे इनके होंठ होते हैं, घुंघराले इनके बाल होते हैं, चपटी सी नाक होती है, छोटी छोटी आँखें होती हैं, है ना। ये चित्रों से भी आप देख सकते हैं। और आज के वैज्ञानिक युग में सोचिए कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई, लेकिन ये लोग आज भी नदियों के किनारे बसते हैं और पीने के पानी तथा जल मार्ग से आने जाने की इनके यहाँ मतलब आते जाते हैं, और पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाते हैं। आजकल जहाँ देखिए शहरों में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, ये लोग अभी मचान में लकड़ी के घास के ही घर बनाते हैं और इन्हीं पर निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन में मुख्यतः मांस पर आधारित होते हैं। ये लोग काफ़ी मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा द्वीप और अन्य विषुवतीय क्षेत्रों में से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने के कारण, तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती भी करते चले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या है। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई है, यहाँ पर विकास हो गया है, यहाँ पर जनसंख्या का भी स्तर भी बढ़ गया है। तो अब आप देखिए विषुवत प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में हम लोग अब सुधार कर रहे हैं, सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह क्षेत्र खनिजों से धनी है, यहाँ पर खनिज संपदा बहुत है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीन लगाई गई हैं। अनाज उगाने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधों और जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब विकास करने के लिए जगह बनाया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है, है ना। ये आपका हो गया। गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र भी कहा जाता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र भी कहा जाता है। और एक चीज़ ये भी आप समझ लीजिए कि ब्राज़ील जो है संसार के विषुवत रेखीय सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है। कहवा कॉफ़ी जिससे कॉफ़ी निकलती है, बनती है, कहवा का पेड़ सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, ब्राज़ील में। ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपका उसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।